जय हिंद दोस्तों। और आज हम जो देखने वाले हैं वो मंदिर स्थापत्य कला पर जो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं मेंस के। वो हम 3-4 क्वेश्चन आज बिल्कुल मंदिर स्थापत्य पर देखेंगे, ताकि मंदिर स्थापत्य कला से जो भी क्वेश्चन आए वो आपके दिमाग में उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से रहे। ठीक है, तो हम मंदिर स्थापत्य कला पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हम हमारे लेक्चर पर। देखो, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। विवेचन कीजिए, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका वो 2013 में पूछा गया है कि मंदिर जो आपकी वास्तुकला है, जो वास्तुकला के विकास में मंदिर वास्तुकला विकास हुआ और उसमें चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। ठीक है, क्योंकि चोल वास्तुकला से ही हमारी द्रविडियन शैली जो है, मंदिर वास्तुकला की द्रविडियन शैली है, उसका विकास चोल वास्तुकला से हुआ। क्योंकि चोल से पहले जो पल्लव थे वहां आपकी द्रविडियन शैली जो है उन वो द्रविडियन शैली का वैसे चलन तो पल्लव शैली से स्टार्टिंग हो गया था, पर जो मेन द्रविडियन शैली चली वो चोल वास्तुकला जो है, उसमें मंदिर वास्तुकला वहां से चोल वास्तुकला से धीरे धीरे द्रविडियन शैली थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे चोल वास्तुकला में द्रविडियन शैली नजर आने लगी, तो आप इस पे इंट्रो कैसे दे सकते हैं? अच्छा, तो वो हम यह देखते हैं। देखो, ये आंसर मैंने विद इन 7 मिनट के अंदर लिखा है। ठीक है, और विद इन 7 मिनट के अंदर कैसा आंसर लिखा जा सकता है उसी के ऊपर बताऊंगा मैं यहाँ पे आधे घंटे में 1 घंटे में मेरा आंसर फ्रेम करके उसके बाद नहीं बताने वाला। केवल जो आपका टाइम लिमिट रहता है एग्जाम के अंदर, जो मेंस के अंदर जो टाइम लिमिट रहता है 7 मिनट या 11 मिनट, जो आपके 250 शब्दों में अगर आंसर लिखना होता है तो उसके लिए आपके पास 11 मिनट होते हैं। और जो आपका 150 शब्दों के अंदर जो आंसर लिखना होता है उसके 7 मिनट अलॉट होते हैं। ठीक है, तो ये अलॉट नहीं होते हैं, ये अपने हिसाब से हमको डिवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि 3 घंटे का पेपर रहता है और 20 क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होंगे 3 घंटे के अंदर? तो उसके अंदर हमने खुद ने ये 150 शब्दों का आंसर जो रहता है, तो वो एक क्वेश्चन हमने खुद ने बांट लिया कि हाँ 7 मिनट के अंदर ये होगा, तो ही हमारा पेपर पूरा का पूरा सोल्व होगा। और एक चीज और ये बताना चाहता हूं मैं कि ये जो आप 3 घंटे के अंदर जो 20 क्वेश्चन सोल्व करते हो और एक क्वेश्चन सोल्व करते हो आप 7 मिनट के अंदर, इसमें भी कहीं ज्यादा अंतर है। क्योंकि 3 घंटे का पेपर आप सोल्व करते हो, वो एक फीलिंग अलग होती है एग्जाम सेंटर की, और एक एक क्वेश्चन आप 7 मिनट के अंदर करते हो, वो फीलिंग अलग होती है। ठीक है, पर सबसे मेन चीज, हम ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली हम 3-3 घंटे में हम बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। हम पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एक साथ में कि 5 क्वेश्चन अलग अलग आएंगे तो वो कैसे करेंगे। तो 35 मिनट देंगे हम या 40 मिनट देंगे और उसमें 5 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 3 घंटे के अंदर वही 12 से 13 क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, फिर 15 क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर 18 क्वेश्चन कर पाएंगे, और धीरे धीरे हमारी एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और हम लास्ट तक 19-20 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप काम होगा। आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आपको आज ही हमने शुरुआत की और बिल्कुल आज से ही तैयार हो गए हम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने के लिए और 20 के 20 क्वेश्चन होने लगे हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आंसर राइटिंग एक स्टेप बाय स्टेप वाला फॉर्मूला है, ताकि आप उन 3 घंटों में 20 क्वेश्चन कर पाओ। अब देखो, यहाँ पे मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला पढ़ रहे हैं हम, और चोल वास्तुकला से क्या स्टार्ट हुआ? तो द्रविडियन शैली का जो विकास है वो यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट इसका दिखता है। ठीक है, पल्लव वंश में था, पर वहां पे कुछ महाबलीपुरम के मंदिर बने हुए हैं पल्लव वंश के अंदर, वहां से ही दिखने लग गया था। पर फिर भी जो चोल वास्तुकला है वहां पिक पॉइंट पे आ गया था, द्रविड़ शैली जो है वहां पर
पिक पॉइंट पर थी। अब यहाँ पढ़ते हैं हम कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम किया मैंने। तो मंदिर वास्तुकला की एक शैली द्रविड़ जो कि पल्लव वंश से शुरू होकर चोल में आकर अपने चरमोत्कर्ष को छूती है। ठीक, ये मैंने बहुत अच्छा सा इंट्रो दिया है यहाँ पे कि जो आपकी मंदिर वास्तुकला की जो एक द्रविडियन शैली थी, वो द्रविडियन शैली कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो उसकी शुरुआत होती है पल्लव वंश से और शुरू होकर वो चोल शासन काल तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती है। ठीक है, चरमोत्कर्ष को छूती है और इसे दक्षिण भारत के मंदिर के निर्माण का नया युग शुरू होता है। इस निर्माण का नया युग, यह युग थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ठीक है, शुरू होता है। ठीक, क्योंकि नया शुरू होता है, क्या शुरू होता है, युग शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर पीडीएफ भी सेंड करूं मैं तो उसमें भी एडिट कर लेना। नया युग शुरू होता है या नए युग की शुरुआत होती है। ठीक, तो ये आपका एक अच्छा सा इंट्रो हो गया। उसके बाद देखते हम कि आगे क्या क्या चीजें हैं। तो आगे हमने एक अच्छा सा द्रविड़ जो वास्तुकला है वो कहाँ पे आपकी थी। ठीक है, क्योंकि यहां से ऊपर जो है वो आपकी द्रविड़ प्लस ये वेसर शैली थी, जो क्या थी, द्रविड़ नागर, इन दोनों शैलियों का मिक्सचर था वेसर शैली। तो वो यहाँ कर्नाटक के आसपास यहाँ पनप रही थी। द्रविड़ शैली आपकी नीचे हो गई। ठीक, ये वाला हिस्सा द्रविड़ वास्तुकला का हिस्सा है यहाँ पे। तो ये मैप बना दिया अच्छे से मैंने। उसके बाद ये फ्लो चार्ट के अंदर मैंने कौन कौन से मंदिर है जो चोल कालीन द्रविड़ी शैली के मंदिर जो है वो कौन कौन से, तो एक बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर का। ठीक है, गंगई कोट चोलपुरम मंदिर है, ये दारासुरम एरावतेश्वर का मंदिर है। तो ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन से मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। ठीक, तो ये एक फ्लो चार्ट के अंदर बताया। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल फ्रेम्ड लगेगा। हाँ, अच्छा आंसर फ्रेम किया है। ठीक, उसके बाद चोल काल की मंदिर वास्तुकला। तो ये मंदिर वास्तुकला, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो कि जो चोल वास्तुकाल के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान। तो चोल वास्तुकला हम देखेंगे कि भाई कैसे, देखो मंदिर की चारों तरफ ऊंची दीवारें। ठीक है, आपका मंदिर ये मान के चलो कि ये मंदिर है, ये इसका शिखर है, यहाँ मंदिर बना हुआ है। और ये जैसे यहाँ पे आपका ये देखना, ये यहाँ पे आपका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका गर्भगृह है और ये इसके ऊपर शिखर बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ ऐसा होता था कि जो नागर शैली थी, उस नागर शैली में तो केवल मंदिर बना दिया जाता था और बस ये मंदिर बना दिया और मंदिर का शिखर वगैरह है और थोड़ी सी आगे ये मंडप वगैरह बना दिया। ठीक है, और बस अब ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर खुला मंदिर है नागर शैली के अंदर। और यहाँ चारों तरफ चार दीवारी होती थी और चारों तरफ गेट भी होने लगे बाद में। ठीक है, पहले नहीं थे पर बाद में ये गेट, चारों तरफ गेट, और इन गेट को हम गोपुरम बोलते हैं। गेट को हम दक्षिण जो द्रविड़ शैली उसको उसमें क्या बोला जाता है, गोपुरम बोला जाता है। ये सारी चीज, सारी जो विशेषताएं, सारी जो इसकी विशेषताएं वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसी आंसर में। अब देखो, मंदिर में एक बृहद प्रवेश द्वार होता था जिसे गोपुरम कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नक्काशीदार होता था। ठीक है, बहुत ज्यादा नक्काशीदार, क्योंकि जो अभी मैं गया था मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल मैंने विजिट किया, वहां पे मीनाक्षी टेम्पल में इतने नक्काशीदार गोपुरम थे कि मेरा वैसे भी मतलब दिमाग चकरा जाता आपको देख के कि मतलब इतने नक्काशीदार, क्योंकि एक एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से गढ़ रखा है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे आंसर में देखो, ये आंसर में पॉइंट बना रखा मैंने और ये यहाँ पे हेडिंग टाइप मैंने आपका एरो का निशान बना रखा है और ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कि गोपुरम। ठीक, अब बहुत ज्यादा नक्काशीदार होता था। तो ये आंसर आपको लिखने की तरीका जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कि फ्रेश दिखना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट है। उसके बाद नीचे आ जाओ
तो आपकी पंचायतन शैली वहां भी यूज होती थी, तो आपकी नागर शैली में भी पंचायतन शैली होती थी। तो उत्तर भारत की शैली नागर शैली की तरह ही मंदिर निर्माण पंचायतन शैली में ही होता था। ठीक, तो मुख्य जो मंदिर है, जो प्रधान मंदिर प्लस 4 गौण मंदिर, उसके बाद शिखर जो है वो पिरामिड नुमा होते थे, जिसे विमान कहा जाता था। वहां पे अपन शिखर बोलते थे नागर शैली में, यहाँ पे विमान बोलते हैं। अब मंदिर के द्वारपाल के रूप में यक्ष और मिथुन, द्वारपाल, मंदिर में द्वारपाल होते थे, ये जैसे गेट है तो यहाँ द्वारपाल होते थे, और इन द्वारपालों में कौन सी मूर्तियां होती थी? तो मूर्तियां होती थी आपकी यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति, सॉरी यक्ष और मिथुन की मूर्ति होती थी। ठीक, यक्ष की मूर्ति और एक मिथुन की मूर्तियां होती थी। ठीक, तो इतना काम। तो मैंने यहाँ कितने पॉइंट दिए? एक पीछे था ये वाला, एक, ठीक, 2, आपका 3, 4, 5, 5 पॉइंट में मेरा आंसर पूरा हो गया आराम से, और मैंने अच्छे से कंक्लूजन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से ये 150 शब्द आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, और वहां कोई भी आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो शब्द गिनने नहीं बैठेगा, पर फिर भी आपको एक खुला आंसर लिखना है। आंसर बिल्कुल फेक नहीं होना चाहिए। फेक होगा आंसर, बिल्कुल कंजेस्टेड वर्ड होंगे, तो वो थोड़ा आंसर सही दिखेगा नहीं, और आपको वहां पे नंबर कम भी मिल सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आपका आंसर खुला होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे शब्दों का कम प्रयोग होना चाहिए, और इसमें सामग्री ज्यादा होना। जैसे कि 5-7 चीजें हैं, 10 चीजें बताने के लिए, तो उनको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में 10 चीजों को बताओ आप। ठीक है, आप 2 चीजों में आंसर पूरा मत कर दो, ताकि बहुत खराब आंसर लगता है वो, क्योंकि वहां शब्द संख्या ज्यादा होती है। आप 200 शब्दों के अंदर आंसर लिख तो देते हो, पर वहां पे बहुत खराब पैराग्राफ वगैरह ये चीजें बहुत खराब दिखती है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल। हम 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 4 क्वेश्चन में बताऊं का 4 क्वेश्चन कौन कौन से देखेंगे हम। तो देखो, यहाँ पे आपको बहुत शानदार लक्ष्मण मंदिर, जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है वो दिख रहा है। तो हम सारी चीज यहाँ पे पूरा का पूरा आप बेसिक तैयार करवाऊंगा मैं धीरे धीरे। अभी मैं केवल आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसका आंसर कैसे फ्रेम किया मैंने, वो यहाँ पे मैं बता रहा था। ठीक, पर हम पूरा का पूरा जो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, और नागर शैली में जो उप शैलियां है वो पढ़ेंगे, और वो भी पढ़ेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि शॉर्ट नोट मैंने अच्छे से यहाँ पे तैयार कर रखे हैं आपके लिए। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, उसके बाद मेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आंसर राइटिंग का पूरा पूरा 1, 2, 3 और 4 जीएस के चारों पेपर का मैं एक एक टॉपिक यहाँ क्लियर करवाने वाला हूं आपसे। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपसे मैंने ये यहाँ पे ये पूरा पूरा मैंने शॉर्ट नोट बना रखा है। यहाँ पे पूरा का पूरा शॉर्ट नोट है। ठीक है, कि मंदिर की शैली आ तो नागर शैली पे शॉर्ट नोट मैंने बना रखा है ये वाला। ठीक है, ये पंचायतन, ये इसमें यहाँ पे जो जलाशय नहीं होता था तो टैंक के लगा के क्रॉस कर दिया मैंने, आप समझ सकते हो उससे। बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद ये जो मंदिर होते थे वो मंच के ऊपर होते थे, ऐसे आपका चबूतरा टाइप बना दिया जाता था, मंच बना दिया जाता था, और उस मंच पर मंदिर निर्माण होता था, मंच पर मंदिर निर्माण होता था आपका। ठीक है, आपका मंदिर नीचे से चालू नहीं होता था, एक मंच बना दिया जाए, एक उसके ऊपर आपका मंदिर उसके बाद स्टार्ट होता था। उसके बाद ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ है, उसके बाद रथ पैटर्न में, रथ पैटर्न पे क्या होता है, ये सारी चीज समझाऊंगा। तो मंदिर की जितनी भी शैलियां है, तो एक नागर शैली है, एक द्रविड़ शैली है, और नागर शैली में भी उप शैली है, तो पूर्व में अलग है, मध्य में अलग है, और पश्चिम में अलग है। ये तीनों शैलियां आपकी, जैसे कि पूर्व में ओडिशा, मध्य में खजुराहो, और पश्चिम में सोलंकी शैली जो है, जो आपकी गुजरात और राजस्थान के अंदर जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, वो सारी चीज मैं यहाँ समझाऊंगा। और द्रविड़ की जितनी भी उप शैलियां है, द्रविड़ तो है ही सही, ठीक है, इसकी भी उप शैलियां है, जैसे विजयनगर, ये नायक शैली हो गई आपकी। ठीक है, नायक शैली में जैसे मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है, वेसर शैली हो गई आपकी कर्नाटक, जो नागर और द्रविड़ का जो मिक्सचर है उसको हम वेसर बोलते हैं कर्नाटक के अंदर। उसके बाद विजयनगर, जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के अंदर जो विजयनगर शैली है, वो विजयनगर शैली में बहुत ही अलंकृत यहाँ पे गोपुरम वगैरह ये चीजें बनने लगी थी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ हम ये चीज देखेंगे पूरी की पूरी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे
आपके ये 4 क्वेश्चन है। यहां से ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम जो मैंने बताया ना अभी कि आपको, तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के यूपीएससी फिर से आपसे पूछ सकती है कि द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और इस स्थापत्य कला को आकार देने में चोल राजवंश ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो यही चीज पूछ ली उन्होंने। पहले चोल राजवंश जो है वहां से स्टार्ट किया था कि चोल राजवंश की जो वास्तुकला है उसमें मंदिर वास्तुकला में उन्होंने क्या क्या योगदान है, तो वो चीज पूछी थी। अब द्रविड़ मंदिर वास्तुकला उन्होंने पूछ रखा, उनकी विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालना। तो सबसे पहले द्रविड़ की विशिष्ट, तो आप कैसे लिखोगे, आप एक अच्छा इंट्रो दोगे। ठीक है, कहां से शुरुआत हुई, तो पल्लव वंश से शुरुआत हुई द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की, और चोल राजवंश तक आते आते वो बिल्कुल चरम स्तर तक आ गई। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपकी, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आप इस इंट्रोडक्शन को लिख भी सकते हो, और मैंने मॉडल क्वेश्चन आंसर दिया, सॉरी मैंने जो मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर दिया जो प्रीवियस ईयर का 2013 में पूछा हुआ, वो क्वेश्चन का इंट्रो यहाँ आराम से डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि द्रविड़ वास्तुकला, अब उसके बाद उसकी विशिष्ट विशेषता बताओ कि उसमें क्या क्या है। उसमें आपका नीचे से मंदिर शुरुआत हो रही है, उसकी 4 दीवारियों के अंदर वो बिल्कुल पैक है मंदिर। उसके बाद उसमें जो चारों दीवारें हैं उसमें एक गेट बना हुआ, और गेट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से नक्काशीदार गेट बना हुआ है, और उस गेट को हम गोपुरम कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का गेट बना हुआ है, बिल्कुल इस टाइप का। ठीक, तो इसको हम गोपुरम कहते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आपका ढोल नुमा एक ये पत्थर पड़ा होता है। ठीक, तो ये चीजें जो है, ये ये सारी चीज आपको द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं में आपको बताना है। इस पे प्रकाश डालिए, इसमें बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा बांटना सीखो आप। क्वेश्चन को अगर आपको बांटना आ गया ना, तो काम खत्म। अब क्वेश्चन का काम आधा तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो आप। देखो, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट विशेषता, तो आपको क्या बताना है, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की विशेषता बताना है। ठीक, विशेषता बताना है। उसके बाद इस स्थापत्य शैली को, भैया चोल राजवंश जो है थोड़ी सी उसकी विशेषता है, और उसकी विशेषता में क्या लिखना है कि उसकी विशेषता कहाँ थी, द्रविड़ीय शैली में। तो उसकी विशेष वो जो है ना चोल राजवंश का क्या योगदान रहा द्रविड़ शैली में, वो बताना है आपको। क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, उसका विश्लेषण करना है यहाँ पे। ठीक, तो ये चीजें आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल वे में आंसर लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये वाला पहला क्वेश्चन है आपका, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी टाइप से बनेगा, और यही क्वेश्चन है पर उसको थोड़ा सा टाइप अलग दे दिया उन्होंने। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ये वाला। ठीक, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका मंदिर स्थापत्य कला की 3 मंदिर शैलियां, यथा नागर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली और वेसर शैली के तुलनात्मक अध्ययन पर प्रकाश डालना है यहाँ पे। ठीक है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, एक एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, एक एक चीज। देखो मैंने एक एक चीज बता रखी है यहाँ पे बिल्कुल आपसे, कि यहाँ पे आपको खजुराहो से लगा के, देखो ये हो गई आपकी नागर। ठीक है, ये नागर में इस टाइप के मंदिर बनते थे, तो द्रविड़ में इस टाइप के, और वेसर में इस टाइप के। तो ये मंदिर की अलग अलग विशेषताएं देखेंगे कि यहाँ पे जो साउथ में जो मंदिर बनते थे, जो दक्षिण में मंदिर बनते थे, उसमें ये कैपस्टोन एक टोपी नुमा वहां पे पत्थर रख दिया जाता था। उसके बाद इसको विमान बोलते हैं हम। ये गर्भगृह इसमें भी होता है, तो गर्भगृह इसमें भी होता है। ठीक है, यहाँ पे गर्भगृह में जाने के लिए एक गलियारा होता है, यहाँ गलियारा नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद ये मंडपम इसमें भी होता है, तो मंडपम इसमें भी होता है। इसमें मंडपम पे भी ये शिखर बने हुए, तो एक पहाड़ नुमा लगता है ये। तो सारी विशेषता जो है ये सब हम देखें। ये एक प्लिथ, मतलब जो आपका जागती या चबूतरा जिसको बोलते हैं, जागती या चबूतरा या मंच बोल दो इसको, ये यहाँ बना हुआ था। पर यहाँ मंच इतना ऊंचा नहीं होता था, ठीक है, या होता ही नहीं था।
ये जो मंदिर है ये 4 दीवारों के अंदर घिरे हुए होते थे। तो ये सारी चीज जो है, ये सारी विशेषताएं हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे हम शॉर्ट नोट के थ्रू, और वो शॉर्ट नोट आपको मैं सेंड भी कर दूंगा। देखो ये शॉर्ट नोट जो है, ये शॉर्ट नोट ही आपके पूरे के पूरे शॉर्ट नोट है। देखो यहाँ बताता हूं मैं कि ये वाले जो शॉर्ट नोट है ना, ये वाले शॉर्ट नोट ये पूरा कर देंगे आपका, ये काम आपका पूरा काम कर देंगे ये शॉर्ट नोट। क्योंकि मंदिर शैली, यहाँ पे आपकी मंदिर शैली आ गई, और मंदिर शैली में आपके मंदिर की शैलियां, तो यहाँ नागर आ गई, यहाँ द्रविड़ आ गई। ये शॉर्ट नोट नागर शैली की पूरी विशेषता मैंने शॉर्ट नोट में बता रखी और समझा भी दूंगा एक एक करके, एक एक ग्रुप उठा के आपको समझाऊंगा, ये एक एक ग्रुप उठा के। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों शैलियां हो गई, दोनों शैलियों में जैसे आपकी नागर शैली के अंदर ये उसकी उप शैलियां, तो इनके भी मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, और द्रविड़ शैली के भी शॉर्ट नोट बना रखे हैं। तो आपका ये मंदिर जो वास्तुकला है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी शॉर्ट नोट में सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और विजुअलाइज करने के लिए हम इसमें जो है वो यहाँ पे हम इसको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये नागर शैली पंचायत है, वहीं से उठा रखा मैंने शॉर्ट नोट के थ्रू। उसके बाद ये कैसा होता है, ये मध्य खजुराहो वाला, ये उसके बाद खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है, ये आपका मोंडेरा सूर्य मंदिर वगैरह, ये पश्चिमी शैली सोलंकी, ये सारी चीज में आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक, ये पूरी की पूरी ये आपको सारी चीजें, सारे मंदिर विजुअलाइज हो जाएंगे कि कैसा मंदिर कैसा बना हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो यहां से मंदिर वास्तुकला, तो ये मंदिर वास्तुकला। ठीक, और मंदिर वास्तुकला में जो गुप्त काल था, उस गुप्त काल से स्टार्टिंग हुई मंदिर वास्तुकला की। क्योंकि उसके पहले यक्ष याक्षिणी की मूर्ति आई, उसके पहले बहुत सारी जो हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो वहां कांस्य मूर्तियां थी बहुत सारी। पर मंदिर वास्तुकला की जो शुरुआत हुई वो गुप्त काल से हुई। ठीक है, अब उसके बाद गुप्त काल से हुई, तो गुप्त काल में हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, पूरा का पूरा सीढ़ी दर सीढ़ी यहाँ पे मंदिर वास्तुकला है। जैसे हाँ, आपके जो चरण है, तो ये प्रथम चरण हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में हम मंदिर वास्तुकला को यहाँ पे हमने इसमें कुछ चेंजेस देखे। ठीक है, कि पहले जो प्रथम चरण में वो सपाट छत वाले मंदिर होते थे, इस टाइप के मंदिर होते थे, और इन खंभों पे टिके होते थे मंदिर। ठीक है, इस टाइप के खंभों पे टिके होते थे और सपाट मंदिर होते थे आपके। ठीक, ये सपाट मंदिर होते थे। उसके बाद देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे इसमें प्रदक्षिणा पथ जो है, ये पहले मंदिर ही था केवल, उसमें बाद प्रदक्षिणा पथ जो है जो चारों तरफ जो है, तो चारों तरफ ये चीजें ढकी हुई होने लगी। चारों तरफ ये चारों तरफ चीजें ढकी हुई होने लगी, प्रदक्षिणा पथ, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ। तो ये देखो जगती के ऊपर जगती मतलब मंच, ऊंचा मंच होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चीजें समझाऊं मैं, एक दो मिनट, ये आपका इसको हटाने दो मुझे, यहाँ पे समझाना है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि आपकी जो ये सपाट छत, तो पहला दूसरा और तीसरा ये चीज, तो पहला चरण दूसरा चरण और तीसरा चरण समझेंगे, उसके बाद तो वो सिमिलरिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पहला चरण में, तो पहले चरण में क्या हुआ कि मंदिर की छत जो है वो सपाट हुई। ठीक, ये मंदिर की छत है, और ये बिल्कुल एक पिलर है और उस पिलर पे टिकी हुई है, ये एक पिलर है, उस पिलर पे ये छत टिकी हुई है, और छत थी। और ये मंदिर कहाँ बना हुआ था, एक जगती के ऊपर या मंच के ऊपर, तो ये मंच हो गया, और मंच के ऊपर ये मंदिर हो गया आपका ऐसा। ठीक है, इस टाइप से मंदिर आपका बना हुआ था, ये इस टाइप से। ठीक है, सपाट छत थी। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद सर प्रदक्षिणा पथ जो है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो पथ है, वो पथ
ढका हुआ होने लगा। ठीक है, वो पथ जो है वो ढका हुआ होने लगा, मतलब छत थोड़ी सी बड़ी हो गई उससे, ताकि प्रदक्षिणा पथ जो है आसपास जो घूमने वाले लोग हैं, जो परिक्रमा करने वाले, उनके ऊपर भी एक छत रहे। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट था, सपाट छत। ये सेकंड हो गया कि प्रदक्षिणा पथ आपका ढका हुआ होने लगा। उसके बाद तीसरे में हम देखने लगे कि एक मुख्य मंदिर है, ठीक है, जिसपे शिखर होने लगा, छोटे छोटे शिखर होने लगे। और उस शिखर के बाद क्या होने लगा, यहाँ पे ये मंदिर है और इसके आसपास जो है वो, अगर ये वाला मैं बनाऊं तो यहाँ गौण मंदिर होने लगे। ठीक है, या अंदर ही गौण मंदिर होने लगे, अंदर ही एक कोने में, यहाँ एक कोने में, यहाँ एक कोने, तो चारों तरफ ये गौण मंदिर जो है, तो इसको बोलते हैं हम पंचायतन शैली, कि एक मुख्य मंदिर है, उसके चारों तरफ 4 मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 मंदिर, तो इसको बोलते हैं हम पंचायतन शैली। क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली। तो ये विकसित हुई कब? ये तीसरी स्टेप में, तीसरे चरण में ये चीजें आने लगी यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरे चरण में चीजें आने लगी। तो चौथा चरण जो है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए, और यहाँ पे सारी चीज जो है वो चेंज होती गई, और हमारा कौन सा आ गया? तो हमारा आ गया नागर शैली। ठीक, इसके बाद क्या आ गया? नागर शैली। तो ये देख, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, एहोल का दुर्गा मंदिर है, तो इन सब में थोड़ी थोड़ी जो है वो क्या है, वो यहाँ पे शिखर वगैरह है छोटे छोटे, और मंदिर बने हुए हैं पत्थर से। अब देखो यहाँ पे ये जो मंदिर है, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एक पत्थर को, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ सपाट छत थी, वर्गाकार मंदिर था, कम ऊंचे मंच थे जो जगती थी, यहाँ अधिक ऊंचे मंच होने लगे, गर्भगृह होने लगा और जगह हुआ प्रदक्षिणा पथ होने लगा, और बाकी पूर्व जो चरण है उसके समान ही है। ठीक है, पूर्व चरण के समान ही है ये, और ये गर्भगृह ढका हुआ। जैसे एमपी का जो, वो सांची का एमपी का 17वां मंदिर है, वो वाला देख लो आप। उसके बाद नचका कुठार पार्वती का मंदिर एमपी के अंदर ही है। उसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख लो, शिखर, इसमें शिखर होने लगा तीसरे वाले में। उसके बाद पंचायतन शैली लगी, लंबा मंडप होने लगा। लंबा मंडप तो ये आयताकार होने लगा, पहले वर्गाकार था, अब आयताकार होने लगे। पहले मंदिर कैसे बनते थे? पहले मंदिर बनते थे आपके इस टाइप के, कि वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार मंदिर बनते थे पहले, ये वर्गाकार मंदिर हो गया। ठीक है, अब कैसा बनने लगा? अब आयताकार मंदिर। आयताकार मंदिर तो यहाँ आपका गर्भगृह है, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ मंडप, यहाँ जो आपका आगे जो हाल होता है मंदिर के अंदर, उसको हम मंडप बोलते हैं, और वो मंडप बनने लगे। अब केवल पहले मंदिर थे, अब मंडप बनने लगे। तो ये थोड़ा सा विकास हुआ यहाँ पे, कि लंबा मंडप होने लगा। तो जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, एहल का दुर्गा मंदिर है। ठीक, उसके बाद मुख्य मंदिर आयताकार, आयताकार भाग जो है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे निशान दे रखा मैंने कि आयताकार भाग में बढ़ोतरी हुई, 13 का मंदिर हुआ आपका। उसके बाद ये जो 5वां जो चरण है वो चौथे चरण के समान ही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ। और उसके बाद आ गई हमारी नागर शैली। ठीक, तो हम नागर शैली, द्रविड़ शैली और इनकी जो उपशैलियां है उनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आपका गोपुरम है, ये आपका द्रविड़ शैली का गेट है। ठीक है, और ये वेसर शैली में, तो वेसर शैली में ये जो है ये बिल्कुल पत्थर रख देते ऊपर। ठीक है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है, और उसके ऊपर 80 टन का, 80 टन कितना होता है? 800 क्विंटल का पत्थर रख रखा है, और कैसे रखा होगा वो ही जाने। यहाँ घाटीनुमा इन्होंने बनाया, उसके बाद यहाँ पे हाथियों से इस पत्थर को यहाँ ले गए और यहाँ जाके रखा, और फिर उस ढेर को, यहाँ से जब ब्रिज बनाते ना, ढेर बनाते ना, पूरा का पूरा उसको हटाया। और ये कितना ऊंचा है? 200 फीट ऊंचा है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर में। तो इस टाइप से ये यहाँ पे शैलियां, अलग अलग शैलियां। तो यहाँ पे देखो साउथन में ये कैपस्टोन, कैपस्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, एक टोपीनुमा पत्थर होता था। उसके बाद
यहाँ पे जो इसको बोलते हैं हम नागरशिली में शिखर, इसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, ये हमारा जो है ये शिखर है, ये हमारा जो है, ये थोड़ा सा पेन चेंज कर लो आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये शिखर है। ठीक है, ये शिखर है और यहाँ पे भी शिखर है, पर यहाँ पे शिखर में और यहाँ पे शिखर में अंतर है। यहाँ पिरामिड नुमा शिखर है। पिरामिड नुमा कैसे कि ये ऐसे और ऐसे, ये पिरामिड नुमा। ठीक है, तो ये आपका शिखर है पिरामिड नुमा, और इस पिरामिड नुमा में आप एक पत्थर रख रखा है इन्होंने जो गुम्मज का काम करता था। ठीक, और हमारे यहाँ तो ये शिखर होता था, इसके ऊपर ये आमलक, ये गोल गोल जो होता था ना मंदिर के ऊपर, उसको आमलक बोलते थे। और यहाँ पे होता था हमारा कलश, जिसको कलश बोलते हैं हम, यहाँ पे होता था कलश। ठीक, तो ये इस शिखर को बोलते हैं यहाँ पे विमान। क्या बोलते हैं? विमाना या विमान। ठीक है, और उसके बाद इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे गर्भगृह होता था, तो ये गर्भगृह है। ठीक, और गर्भगृह के आगे दक्षिण में एक छोटा सा गलियारा देते थे वो। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे आपका बरामदा बोल सकते हो, या इसको बोलते थे मंडपम। ठीक है, तो यहाँ पे भी मंडपम बोलते हैं, यहाँ पे भी मंडपम बोलते हैं। अब यहाँ पे मंडपम पर शिखर नहीं होते, पर यहाँ छोटे छोटे शिखर होते हैं, कि आपका सबसे बड़ा शिखर बड़े मंदिर का, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा, उसके तो ये पहाड़ नुमा दिखते हैं कि भैया एक बड़ा पहाड़ है, एक छोटा पहाड़ है, एक उससे भी छोटा है, और उससे भी छोटा है ये। और ये प्लिथ मतलब क्या है? जगती या मंच बोल सकते हो, एक ऊंचे आधार पर बने होते थे, और इनका ऊंचा आधार नहीं होता था। ठीक है, पर इनके आसपास चार दीवारी होती थी, इनके आसपास चार दीवारी, तो ये भी देखेंगे हम, ये बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हो गई आपकी, ये चीजें मैंने समझा दी। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये गुप्ता के पीरियड में ये स्टेप्स बने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप में मंदिर में कैसे परिवर्तन हुए, ये चीज बता रखी। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारी नागर शैली, हमारे द्रविड़ शैली को देखो। नागर शैली में पंचायतन शैली के ऊपर मंदिर बनते थे। ठीक है, पंचायतन शैली होती क्या है? तो आपका एक मुख्य मंदिर और 4 अन्य मंदिर। ठीक है, गौड़ देवता के। ठीक है, जैसे गणेश का मंदिर हो गया या फिर आपके लक्ष्मी जी का मंदिर हो गया, तो ये सारे गौण मंदिर है। ठीक, तो उसी टाइप से ये पंचायतन शैली विकसित हुई नागर शैली के अंदर। उसके बाद शिखर जो है, तो शिखर 3 प्रकार के होते हैं, एक फमसाना, एक रेखा प्रसाद है, एक फमसाना और एक वल्लभी है। ठीक, देखो यहाँ पे रेखा प्रसाद जो शिखर है वो आपका वर्गाकार और बढ़िया ऊंचा होता, ये यहाँ पे आयताकार होने लगा और ये कम ऊंचा होने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो आधार है थोड़ा सा बड़ा होने लगा और ये कम ऊंचा शिखर होने लगा। ठीक, अब ऐसे कैसे ये ज्यादा आयताकार है थोड़ा, तो ये इस टाइप से शिखर अलग अलग है, इसमें ज्यादा अंतर का कोई फर्क पड़ता नहीं इतना। ये इतना डीप में जाना नहीं है हमको, केवल इतना याद रखना है कि रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी टाइप के शिखर होते थे। ठीक, उसके बाद आपने दक्षिण में देखा होगा कि वहां सब मंदिरों के अंदर आपका जलाशय बना हुआ है। जैसे जलाशय एक कहाँ है? आपने नागर शैली में भी एक जगह जलाशय है, एक शैली में। कौन सी शैली में है? तो वो आपकी जो प्रतिहार गुर्जर जो सोलंकी शैली है, जो गुजरात, और जो गुजरात का मोंडेरा मंदिर बना हुआ है, तो वहां पे टैंक देखा गया। ठीक, तो वहां पे था टैंक, पर जो प्योर नागर शैली है उसमें आपको टैंक देखने को नहीं मिलेगा। टैंक नहीं, यहाँ टैंक का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस कर रखा कि टैंक का अस्तित्व है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद पंचायतन शैली। ठीक, मंच पर बने होते थे मंदिर, बिल्कुल अच्छे से मंच बना दिया जाता और उसके ऊपर आपके मंदिर का निर्माण होता था। उसके बाद ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ था चारों तरफ से, 4 परिक्रमा जो करने का जो स्थान है उसको हम प्रदक्षिणा पथ। उसके बाद कई सारे जो मंदिर हैं उसमें जो मंडप बने होते थे, तो वो आपके जैसे यहाँ से शुरुआत हुई, ये शुरुआत, और ये थोड़ा सा इस टाइप से, फिर थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक, फिर थोड़ा सा इस टाइप से। तो ये आपका ये जो है ये क्या है? ये मंडपम है, और मंडपम इस स्टाइल में बनते थे, इस स्टाइल को बोलते हैं हम रथ। ये जैसे 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, तो ये त्रिरथ हो गया। क्या हो गया? त्रिरथ के अंदर मंदिर बने होते थे। पंचरथ भी होता था और ऐसे सप्तरथ भी होता था।
सप्तरथ भी होता था। तो ऐसे ये मंदिर बने होते थे, ठीक, त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ के अंदर। तो ये आप अच्छे से डायग्राम बना के आंसर राइटिंग में अच्छे से शो कर सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट काफी है, इन शॉर्ट नोट को मैं अलग अलग समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको पूरे के पूरे एक ही में ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको एक ही पीडीएफ में ये नागर शैली, द्रविड़ शैली वगैरह ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो कि यहाँ पे ये कलश है आपका, ये नागर शैली का, ये नागर शैली है। और नागर शैली में ये आपका कलश है, ये कलश। उसके बाद ये है आपका आमलक, क्या बोलते हैं इसको, आमलक। ये गोल गोल जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं आमलक। क्या बोलते हैं, आमलक, ठीक। उसके बाद ये है विमाना या शिखर बोलते हैं नागर शैली में, और विमान बोलते हैं हम कहां पे, द्रविड़ शैली में, ठीक। उसके बाद ये अंतराल, ये इसको बोलते हैं हम अंतराल। ये तो ये आपका द्रविड़ शैली में अधिकतर देखने को मिलता है, नागर शैली में नहीं मिलता है। उसके बाद ये है गर्भगृह, गर्भगृह, ठीक है। तो ये गर्भगृह हो गया, ये अंतराल हो गया, ठीक है। और ये कलश हो गया, और ये आमलक हो गया, और ये शिखर हो गया आपका। नागर शैली में क्या है, शिखर। और ये आगे होता है मंडपम। और नागर शैली में जो है मंडपम पे भी छोटा सा शिखर बना होता है, छोटे से शिखर नुमा से छोटा और छोटा और छोटा, उस टाइप से शिखर बने होते थे, एक पहाड़ी नुमा दिखता है ये। तो ये इसके नीचे, छोटे शिखर के नीचे ये क्या है, ये आपके जहां पे आप बैठ के दर्शन करते हो, जहां पर बैठ के आप भजन कीर्तन करते हो, वो होता है आपका मंडपम। क्या होता है, मंडपम, ठीक है। तो ये मंडपम है। उसके बाद ये है आपकी जागती, ठीक, ये है आपकी जागती, ठीक, जागती हो गई यहां पे। उसके बाद आप देख लो तो जागती हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी जागती। जागती क्या है, तो ये है आपका मंच, ये है आपका मंच, ठीक है, ये मंच हो गया, ठीक, ये मंच हो गया। उसके बाद देखते हैं हम आगे। तो यहां पे आपका जो नागर शैली है, उस नागर शैली को भी तीन शैलियों में इन्होंने उप शैलियों में बांट रखा था। उप शैली हो गई, उप शैलियां। तो उप शैली कौन कौन सी है, शैलियां, उप शैलियां। तो उप शैलियां कौन कौन सी है, तो एक शैली है आपकी मध्य की, एक शैली है आपकी पूर्व की, और एक शैली है आपकी पश्चिम की। और ये तीन दिशाएं तो हो गई, और तीन दिशाओं में कौन सी शैली है, ये नागर शैली की उपशैली है। और एक शैली जो हो गई आपकी दक्षिण की, जो द्रविड़ शैली है, ठीक है। तो चारों दिशाएं तो हो गई है, ठीक। तो पूर्व में आपकी, पूर्व में ये ओडिशा शैली हो जाएगी, ओडिशा शैली। मध्य में आपकी खजुराहो शैली हो जाएगी, और पश्चिम में आपकी सोलंकी शैली हो जाएगी, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं इनको। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मध्य में खजुराहो शैली है, और खजुराहो शैली पर चंदेल शासक जो होते थे, जो चंदेल शासक थे, उन चंदेल शासकों ने खजुराहो में मंदिर बनवाए, ठीक है, खजुराहो शैली में। और वहां पे बहुत ही बारीक नक्काशी होती थी, दीवार के इस तरफ भी और दीवार के उस तरफ भी। और यहाँ पे कामसूत्र से लगे हुए मंदिर है सब, ठीक है। जो वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, और जो कामुकता दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो वो कामुकता की एक शैली है, और वो शैली में मंदिर बने हुए सारे के सारे, ठीक है। जो कई सारी मूर्तियां नग्न अवस्था में है वहां पे, और कई सारी चीजें हैं। तो ये आप इसकी विशेषता में बता सकते हो। तो किसने बनवाए, तो चंदेल शासक ने, बारीक नक्काशी के साथ, ठीक है,
बारीक नक्काशी, और दोनों तरफ, दीवार के दोनों तरफ, दीवार के इस तरफ भी और दीवार के इस तरफ भी। उसके बाद मंदिर बने हैं आपके बलुआ पत्थर से, मंदिर बने हैं आपके बलुआ पत्थर से, ठीक है। उसमें मंदिर में गलियारा भी होता था, ठीक है, गलियारा होता था। उसके बाद मंदिर जो है वो पंचायतन शैली बने हुए, मतलब 4 गौण मंदिर है और एक मुख्य मंदिर है। और उसके बाद मंच होते थे मंदिर के अंदर। और उसके बाद मंदिर जो है वो हिंदू और जैन धर्म, दोनों धर्मों से संबंधित है। मंदिर जैन हिंदू धर्म से भी संबंधित है कुछ मंदिर, तो कुछ मंदिर आपके जैन धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। और इनके कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही फेमस, आप अगर खजुराहो जाके देखोगे तो कंदरिया महादेव का मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर है, ये दोनों मंदिर हम देखते हैं, बहुत ही एक बहुत ही अच्छे मंदिर है। अब देखो ये लक्ष्मण मंदिर है आपका, ठीक है, और ये है आपका आमलक, यहां पे दिख रहा है आपको और ये है आपका कलश, ठीक, ये है कलश और ये है शिखर, ये शिखर, ठीक है। और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 शिखर टाइप में यहाँ पे बना हुआ है कि एक शिखर ये रहेगा, एक शिखर ये रहेगा, एक शिखर ये और एक शिखर ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका ये मंडप बना हुआ है, इस मंडप के ऊपर भी शिखर है, पर द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में, तो एक मंदिर ये रह गया, एक मंदिर ये रह गया और 2 मंदिर पीछे रह गए, तो ये पंचायतन शैली हो गई। और ये जो है ना, ये वाला, ये जागती, मतलब ये एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, या मंच बोल सकते हो उसको, ठीक, तो उसके ऊपर बना हुआ मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे तो ये है आपका, सॉरी, ये है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, जो बिल्कुल अच्छा ऊंचा मंच है यहाँ पे, ठीक है। ये मंच कितना ऊंचा है, ठीक, और यहाँ पे उसके बाद भी सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों पे मंदिर बना हुआ है, ये वाला मंदिर, ये मंदिर मेन मंदिर है आपका, ये खजुराहो शैली में बना हुआ कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो के अंदर है, खजुराहो शैली में, जो आपकी उप शैली है मध्य शैली, उसमें बना हुआ खजुराहो शैली मंदिर, ठीक है। और मंदिर की आप नक्काशी वगैरह सारी चीज देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मंदिर है, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या क्या है, बारीक नक्काशी है, चंदेल शासकों द्वारा बना हुआ है, कामुकता की मूर्तियां मिलेगी आपको, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, गलियारा है उस मंदिर के अंदर, गलियारा टाइप के। उसके बाद पंचायतन शैली में बना हुआ है, तो 4 मंदिर हैं, गौण मंदिर और एक मुख्य मंदिर है। उसके बाद मंच होता है, एक बहुत ऊंचा मंच है यहाँ पे, तो ठीक है, अच्छा खासा ऊंचा आपको जागती देखने को मिलेगी। उसके बाद हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 विशेषताएं इसके ऊपर हो गई, और इन 6 विशेषताओं से आराम से काम चल जाएगा। और खजुराहो के मंदिर की पे भी क्वेश्चन आ गया कि वो कैसे सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए खजुराहो के मंदिर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, तो आप क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो। 2 मंदिर के उदाहरण याद रखना आपको यहाँ पे, एक कंदरिया महादेव का मंदिर है और एक लक्ष्मण मंदिर है, ठीक। हम आगे चलते हैं अब। पश्चिम शैली, जो सोलंकी शैली है, जो राजस्थान और गुजरात के अंदर देखी गई, तो इसमें भैया नक्काशी, ठीक, तो नक्काशी नहीं है, नक्काशीदार नहीं है दीवारें। उसके बाद धनुषाकार तोरण द्वार, जैसे आप मंदिर का ये, आप ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में यहाँ पे गेट है, इसमें यहाँ पे धनुषाकार जो है वो तोरण द्वार टाइप, धनुषाकार तोरण द्वार बना हुआ है, धनुषाकार तोरण द्वार बना हुआ है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बावड़ी होनी, तो यहाँ पे पानी होता था, बावड़ी होती थी साइड में, ठीक। और ये मंदिर अधिकतर पूर्व मुखी होते थे, तो ही जैसे मुंडेरा का सूर्य मंदिर है तो वहां पूर्व मुखी है, तो सूरज उगते से ही ये सूरज नजर आया और इसकी किरण कहाँ जाके गिरेगी, इसकी किरण इसके गर्भगृह में जाके गिरेगी, कहाँ जाके गिरेगी, गर्भगृह में, इसकी किरण जो है वो गर्भगृह में जाके गिरेगी, इसीलिए इसको सूर्य मंदिर बोला गया। और ये भीम प्रथम ने बनाया, और कब बनाया था, ये 1026 ईस्वी में बना, कब बना आपका, 1026 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है ये, ठीक है, भीम प्रथम द्वारा, ठीक है, गुजरात का शासक था भीम प्रथम, और उसके द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। और ये मंदिर सूर्य मंदिर क्यों कहलाता है, क्योंकि सूर्य जो पूर्व से उगता है उसकी डायरेक्ट किरण कहाँ जाती है, इस मंदिर के गर्भगृह में पहुंचती है, गर्भगृह में वहां पे जो देवता बैठे हैं
उनका सबसे पहले आपके जो सूर्य है वो अभिषेक करते हैं वहां पे, उनकी किरणों से उनका अभिषेक होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये मोंडेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये पूर्वमुखी, सारे मंदिर जो है पूर्वमुखी है। और कहा ये मंदिर देखो आप, ये रह गया मोंडेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो यहां से ये पूर्वमुखी है, ये पूर्व में है, और यहां से डायरेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है, कि उगते सही किरण गर्भगृह में चली जाती है यहाँ पे, देखो आप। अब उसके बाद हम देखते हैं मोंडेरा का सूर्य मंदिर। हमने सोलंकी शैली देख ली, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश क्या, मध्य शैली देखी एक तो, ठीक। उसके बाद हमने पश्चिम की सोलंकी शैली देख ली, तो हमने मध्य की देख ली खजुराहो शैली, हमने पश्चिम की देख ली सोलंकी शैली। तो सोलंकी शैली में केवल एक तो ये याद रखना, धनुषाकार तोरण द्वार, नक्काशी होती नहीं है यहाँ पे, और अधिकतर जो द्वार है वो पूर्वमुखी होते हैं। और एक चीज है कि यहाँ जलाशय होता है, बावड़ी होती है, ठीक है, बावड़ी होती है। बाकी मंदिरों में बावड़ी नहीं है नागर शैली में, ठीक है, फिर वो द्रविड़ शैली में मिलेगी बावड़ी, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की, चार पांच चीजें आपको याद रखने की हैं, ठीक है। जो उसके बाद पूर्व में ओडिशा, तो यहाँ बहुत बारीक नक्काशी है, ठीक। यहाँ बहुत, देखो एक जगह नक्काशी है, ठीक है, मध्य में कैसी नक्काशी है, कामुक नक्काशी, ठीक है, वहां पे कई सारी मूर्तियां हैं जो नग्न अवस्था में है, ठीक। उसके बाद आप पश्चिम में चले जाओ तो पश्चिम में नक्काशी नहीं है, नक्काशी है ही नहीं। और यहाँ है आपकी बारीक नक्काशी, बारीक नक्काशी है यहाँ पे, बारीक नक्काशी, ठीक है। कहाँ पे, पूर्व में, जो उड़ीसा पूर्व में। अब यहाँ पे भी सूर्य मंदिर है, तो वहां पे मोंडेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे भी सूर्य मंदिर है, यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है और वो मोंडेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है, यहाँ पे भी सूर्य मंदिर है और वहां पे भी सूर्य मंदिर है। यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर है और वहां पे मोंडेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक। उसके बाद जगदीशपुरी, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ठीक है। और लिंगराज जो है भुवनेश्वर वाला, ठीक है, तो ये भुवनेश्वर के अंदर है लिंगराज मंदिर, और ये जगदीशपुरी जगन्नाथ का मंदिर है जो पुरी के अंदर है, पुरी शहर है और उसके अंदर है, ठीक। अब इसकी विशेषता देखना है, तो बारीक नक्काशी है, ठीक है। उसके बाद ये गार्डर पैटर्न पे बना हुआ मंदिर है, यहाँ पे पोल कम है, ये नीचे जो है ना ये पोल कम है, ये पोल जो इतने होते थे, तो ये छत में पोल कम, यहाँ क्या किया गया, यहाँ इनमें गार्डर पैटर्न पे, यहाँ पे मंडप में गार्डर पैटर्न लगा दिया गया, ताकि ये पोल जो है आपके खंबे कम यूज किए गए और पूरा 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 गार्डर पैटर्न के अंदर है। और मंडप को यहाँ जो जैसे मंदिर का गर्भगृह और आगे जो मंडप होता था, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जगमोहन। क्या बोलते हैं, जगमोहन। इसमें क्या बोलते हैं, जगमोहन, ठीक है। सब जगह मंडप बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, जगमोहन, ठीक। इतना आया समझ में। उसके बाद मुख्य मंदिर जो है वो वर्गाकार होता था और 4 दीवारी होती थी आसपास। क्या होती थी, 4 दीवारी के अंदर, जैसे द्रविड़ शैली के अंदर 4 दीवारी होती थी, वैसे पूर्व में ओडिशा शैली के अंदर भी हमें 4 दीवारी देखी गई है, ठीक। बिल्कुल अच्छे से समझ आया हुआ है और अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, ठीक। अब यहाँ पे हम मंदिर देख लें तो ये सूर्य मंदिर है, बहुत ही शानदार नजारा दिखता है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर पे जाओगे तो बहुत ही शानदार नजारा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर है आपका, देखो कितना शानदार तरीके से ये जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे ये आपका आमलक हो गया, और ये आपका कलश हो गया, ये आपका शिखर हो गया, ठीक, इस टाइप से। और यहाँ पे भी शिखर है, यहाँ पे भी शिखर है, और यहाँ पे भी शिखर है। तो ये शिखर में, तो ये कौन सी शैली हुई, ये नागर शैली की उपशैली है, कौन सी, ओडिशा की, ठीक, जो पूर्व की शैली है। और जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो इसका एक उदाहरण है, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से सुपर नजारा होता है, अगर वहां जाके देखते हो आप, बिल्कुल सुपर नजारा, ठीक। तो ये आपका मंदिर हो गया, ठीक, जगन्नाथपुरी का, ठीक। आप देखो सूर्य मंदिर कोणार्क वाला, ये सूर्य मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे ये पहिए, ये पहिए, ठीक है। जैसे रथनुमा मंदिर है कि आप रथ पे बैठ के मंदिर चल रहा हो, इस टाइप से दिखता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और जगन्नाथपुरी में तो बिल्कुल खींच के रथ
पर इन जगन्नाथ जी को भ्रमण कराया जाता है पूरा पूरा। ठीक, उसके बाद आपका ये नजारा देखो आप कि यहाँ पे सूर्य है और ये जगन्नाथपुरी का मंदिर का आपको शिखर दिख रहा है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें देख ली आपने कि मुख्य मंदिर जो है वर्गाकार है, गार्डर पैटर्न आपका जो अंदर जो आपका मंडप बना हुआ पूरा गार्डर पैटर्न के अंदर है। जगमोहन हो को बोलते हैं मंडप को, यहाँ पे बारीक नक्काशी है यहाँ पे। तो ये 3 4 5 उदाहरण आपको याद रखने हैं, सॉरी 3 4 5 विशेषताएं आपको याद रखनी है। और ये 2 3 उदाहरण, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर का है, जगदीशपुरी का मंदिर है और सूर्य मंदिर है, ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये आपका जगन्नाथपुरी। तो आपकी क्या क्या चीजें हो गई यहाँ पे, तो आपकी एक बार और रिवीजन करवा दूं आपको मैं कि आपकी क्या क्या चीजें हो गई। तो देखो यहाँ पे 1 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये अब देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने नागर शैली देखी। नागर शैली में क्या विशेषता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या सोचना है, तो ये जगती मतलब ये एक मंच पे बना हुआ होता है। मंच के ऊपर जाएंगे हम, जैसे ही मंच के ऊपर जाएंगे तो हमको ऊपर देखने को मिलेंगे एक शिखर यहाँ पे, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा और फिर सबसे बड़ा जो गर्भगृह के ऊपर रहता है। तो ये शिखर नुमा पहाड़ नुमा शिखर होते हैं इनमें। ठीक है, और आपको द्रविड़ शैली में क्या दिखेगा, एक ही शिखर दिखेगा। ठीक, इतना काम समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ चारों तरफ जो है वो प्रदक्षिणा पर ढका हुआ होता है। ठीक, तो ये विशेषताएं आप उसके बाद इनकी नागर शैली की उपशैलियां देखी। तो हमने क्या देखा, तो हमने पूर्व देखा उड़ीसा शैली। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर देखा हमने, कोणार्क सूर्य मंदिर देखा कोणार्क का। उसके बाद मध्य तो खजुराहो। खजुराहो में क्या विशेषता है, तो खजुराहो में 2 3 विशेषता है। बिल्कुल बारीक नक्काशी है, पर नक्काशी कौन सी है, कामुकता वाली। ठीक है, नग्न मूर्तियां बहुत ज्यादा है वहां पे। उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा उड़ीसा शैली में, सॉरी मध्य में क्या मिलेगा आपको, तो मध्य में क्या मिलेगा आपको, गलियारा पैटर्न है। ठीक है, बलुआ पत्थर से निर्मित है, पंचायतन शैली है, ये सारी चीज मिल जाएगी। मंच है, आपको हिंदू और जैन दोनों धर्मों से मंदिर मिल जाएंगे। तो ये विशेषता है यहाँ पे। ठीक, 3 4 ये सब। उसके बाद ये पूर्व हो गया, तो ये पश्चिम। पश्चिम, अब ये पूर्व मुखी है, सबसे पहले तो देख लो आप पूर्व मुखी। उसके बाद बावड़ी होती है इसमें, बावड़ी मतलब का आपके जलाशय का एक कुंड होता है। ठीक, अब बाकी मंदिरों में नहीं देखना, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीज हम विशेषताएं देख चुके हैं अच्छे से बारीकी से। और इनके नोट्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये जो वाले जो नोट्स हैं यहाँ पे, ये वाले जो नोट्स है, ये वाले नोट्स है, ये वाले कंप्लीट नोट्स है। ठीक है, ये वाले, और इसी से समझाया मैंने, इसी से पूरा का पूरा इसी से समझाया मैंने। ठीक है, तो ये वाले आपके कंप्लीट नोट्स हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पे आपका अब आ गया द्रविड़ शैली। अब ये द्रविड़ शैली जो है ना, ये अब ये कहां से, तो सर ये जो है ये पल्लव काल है। ये पूरा का पूरा काल जो है वो पल्लव काल है। ये पूरा पूरा काल क्या है, पल्लव काल है। ठीक, और इस पल्लव काल में महेंद्र वर्मन, तो यहाँ चट्टानों को काट कर मंदिर बनाए जाते थे। काय को एक एक विशेषता याद रखना है, यहाँ चट्टानों को काट कर मंदिर बनाए जाते थे। ठीक, इतना काम समझ में आया। उसके बाद यहाँ चट्टानों को काट कर मंदिर बनाए जाते थे। उसके बाद दूसरे में, तो दूसरे में रथ का प्रयोग होने लगा। ठीक है, रथ का प्रयोग, तो इसमें जैसे आपका धर्मराज रथ हो गया, द्रौपदी रथ हो गया, तो ये रथ जो मंडप है उनको अलग अलग रथों में बांट दिया गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ जो दो है, एक महेंद्र वर्मन है और एक नरसिंह वर्मन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पत्थर को काट के मंदिर सारे निर्माण किए गए हैं। अब आया आपका संरचनात्मक, जो ईंटों पत्थरों से आपको एक एक जोड़ जोड़कर आपको संरचनात्मक मंदिर मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहा राज सिंह में। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक संरचनाओं से जुड़े हुए मंदिर मिलेंगे।
और उनका विकास मिलेगा। तो उसमें कौन कौन से हैं? तो एक महाबलीपुरम का मंदिर है, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखे, ये वाला मैंने यहाँ पे देखा, ये महाबलीपुरम, ये आपको समुद्र मंदिर जिसको बोलते हैं, और ये कैलाश मंदिर, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, ठीक। तो ये दोनों हैं यहाँ पे, और दोनों ही मैं बता देता हूँ। ये आपका महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर है यहाँ पे, ये वाला, ठीक। और ये वाला आपका कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, जो पल्लव वंश का, ये पल्लव वंश का, और चोल से पहले, ये लिख भी रखा है मैंने, चोल से पहले। उसके बाद आप देखो तो ये भी पल्लव वंश में लिख रखा मैंने आराम से, ठीक। ये वाला भी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप देख सको, ठीक। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब करो। उसके बाद मेरा जो चैनल, आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि क्या है कि मैं GS1, GS2, GS3, GS4 सभी पे एक एक टॉपिक पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आऊंगा, और आपके मॉडल आंसर के थ्रू, ठीक है, और PYQ जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉल्व होंगे इस चैनल के अंदर, ठीक है, मेंस के। अब देखो यहाँ पे, अब ये गंगई कोट का चोलपुरम मंदिर, तो ये आगे देखेंगे हम, ठीक। ये देखो यहाँ पे आप, उसके बाद चोल में तो ये ऊंची चार दीवारी आसपास, जो आसपास है ऊंची चार दीवारी। उसके बाद द्वार के ऊपर हम गोपुरम का पंचायतन शैली का यूज होने लगा, यहाँ सिंगल सिंगल मंदिर चल रहे थे पल्लव वंश में, ठीक। उसके बाद शिखर जो है पिरामिड नुमा हो गया आपका, गलियारा जो अंतराल, जो बीच में ये गर्भगृह है, और ये मंडप है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए क्या दिया गया? तो यहाँ पे अंतराल गलियारा दे दिया गया है। उसके बाद द्वारपाल के अंदर क्या बिठाए गए? द्वारपाल के अंदर, ये पहले ही बता दिया मैंने, द्वारपाल के अंदर क्या बिठाए गए? ये मिथुन और यक्ष की मूर्तियां रखी गई द्वारपाल के रूप में। जैसे ये मंदिर है और मंदिर के यहाँ गेट है, तो यहाँ पे आपको द्वारपाल के रूप में कौन मिलेगा? तो मिलेंगे मिथुन और यक्ष, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे पास में जलाशय होता था, जैसा जलाशय आपको, या जैसी बावड़ी आपको कहाँ देखने को मिली? पश्चिम में जो सोलंकी वंश था ना, जो सोलंकी वंश या सोलंकी जो शैली है, उसके अंदर बावड़ी देखने को मिली, नागर शैली के अंदर। उसी प्रकार द्रविड़ शैली में भी आपको जलाशय या टैंक देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये उदाहरण है, बिल्कुल आप अच्छे से उदाहरण याद रखते हो। वो बृहदेश्वर का तंजावुर और गंगई कोट का मंदिर। तो बृहदेश्वर का जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है ना, बहुत ही अद्भुत मंदिर है वो, क्योंकि यहाँ पे ये देखो आप, ये गंगई कोट चोलपुरम का मंदिर है। ये पत्थर जो है, ये पत्थर यहाँ पे घाटी नुमा बनाते थे वो, ठीक है। और इस घाटी नुमा हाथी से यहाँ पे, ठीक है, ये हाथी से इन पत्थर को ऐसे चढ़ाते थे, ठीक है, यहाँ से घाटी से, यहाँ से ये आपकी गाड़ी होगी हाथी की, या ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पत्थर चढ़ाते और यहाँ पत्थर रखते थे। इतना भयानक, इतना भयंकर, इतना बड़ा पत्थर और इतना ऊंचा, ये इस टाइप से घाटी नुमा बनाते थे, ब्रिज टाइप का, और इस पे रखते थे और फिर हटाते थे उसको, ठीक है। मतलब कितने दिन लगते होंगे मंदिर बनने में, ठीक है। और बिल्कुल भारी भरकम पत्थर होता था, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर में तो 80 टन का, 800 कुंटल का पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। और 200 फीट ऊपर है ये, एक टावर नुआ, टावर, बिल्कुल टावर बना हुआ जैसे, ठीक। तो ये देखो आप, ये यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर भारत का आश्चर्यजनक मंदिर है, जिसमें 80 टन के पत्थर को इतना ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा, ये चीज यहाँ पे, ये वाला, ठीक। ये वाला जो दिख रहा है आपको, और ये बिल्कुल ऊंचाई कितनी है? ये 200 फीट की ऊंचाई है। ये पूरा पूरा मंदिर का यहाँ पूरा आपको पूरा नजारा दिख रहा होगा। ये आपको ड्रोन से लिया हुआ नजारा है ये, बिल्कुल, ठीक है। और 200 फीट है ऊपर पूरा पूरा ये वाला, ठीक है। ये पत्थर रखा हुआ ऊपर, ठीक। ये चीजें, सारी चीजें, ठीक। तो यहाँ पे आपको इस क्लास के अंदर क्या क्या मिल रहा है? इस क्लास के अंदर मिल रहा है आपको बिल्कुल एक, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो सारी चीजें, क्योंकि आपको टॉपिक समझाया जा रहा है। जैसे मंदिर स्थापत्य कला है, तो मंदिर स्थापत्य कला मैंने पूरी की पूरी समझा दी। उस पर मैं शॉर्ट नोट दे रहा हूं कि आपको टेलीग्राम के ऊपर इससे संबंधित शॉर्ट नोट मिल जाएंगे, एक एक चीज समझा के उसके बाद उसके शॉर्ट नोट बना के दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन है और मॉडल क्वेश्चन है, उसकी आंसर राइटिंग कैसे लिखना है आपको, कैसे इंट्रोडक्शन है, कैसे बॉडी है,
और कैसे आपका कंक्लूजन है, वो सारी चीज यहाँ समझाई जा रही है। एक मॉडल आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज टॉपर को भी बताता हूँ, ये सारी चीज यहाँ इस वीडियो लेक्चर में, इस सीरीज में मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर राइटिंग का सीरीज है, और बिल्कुल अच्छे से इसको देखिए आप। देखो हम क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे आपको। अब नायक शैली, ठीक है। तो ये हमने द्रविड़ शैली देखी, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। हमने पल्लव वंश से स्टार्टिंग की। द्रविड़ शैली की स्टार्टिंग कहां से हुई? पल्लव वंश से शुरुआत हुई, और ये चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची? चोल में। ये याद रखने की जरूरत है बिल्कुल अच्छे से। चोल काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची द्रविड़ शैली, और उसके बाद इसमें भी कई सारी उपशैलियां हैं। तो नायक शैली है आपकी, विजयनगर शैली है, होयसाल है, ठीक है, वेसर शैली है वो। तो वेसर शैली क्या है? वेसर शैली नागर और द्रविड़ का मिक्सचर जो है, उसको हम वेसर शैली बोलते हैं, ठीक। जो कर्नाटक क्षेत्र में जो मंदिर बने हुए हैं, तो इसमें देखते हैं जो नायक शैली देखते हैं। तो नायक शैली, ठीक है, कहाँ पे? ये यहाँ पे नायक शैली, यहाँ पे नायक शैली, ये आप बिल्कुल नायक शैली के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल एक अच्छा सा आप बिल्कुल दक्षिण भारत वाला ये वाला हिस्सा बनाओ, ये कोना, और इस कोने में ये दर्शा दो कि ये यहाँ पे नायक शैली थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या मिलता है आपको नायक शैली के अंदर? तो द्रविड़ के समान व्यापकता, बिल्कुल भव्य मंदिर बनने लगे इसमें, ठीक है। अच्छे से भव्यता दिखने लगी उन मंदिरों के अंदर। उसके बाद इस शैली में इस्लामिक प्रभाव दिखा। ये सबसे इस्लामिक प्रभाव कहाँ दिखा? तो एक विजयनगर में भी इस्लामिक प्रभाव दिखा, ठीक है। क्योंकि आसपास जो है ना बीजापुर के सुल्तान वगैरह, ये सारी चीज जो है, ये यहाँ पे धीरे धीरे झलक दिखलाना शुरू कर दिया था इन्होंने। उसके बाद बड़ा गलियारा, बिल्कुल। और ये देखो गलियारा, ये दोनों चीजें, तो ये गर्भगृह के आसपास भी गलियारा मिलेगा आपको। गर्भगृह के आसपास, ये गर्भगृह है, तो इसके आसपास भी ये गलियारा मिलेगा आपको इन मंदिरों के अंदर। कौन से? नायक शैली के अंदर। नायक शैली जो 6ठी से 18वीं शताब्दी के अंदर पनपी है, वो नायक शैली के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको एक आसपास गलियारा मिलेगा, ठीक। ये 6ठी नहीं है, 16वीं शताब्दी में। 6ठी कहां से पहुंच गया है? ये 16वीं शताब्दी, यहाँ पे 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी है, ठीक है। 6ठी नहीं है, ठीक। 16 और 18। अब ये देखो यहाँ पे ये गलियारा मिलेगा आपको। उसके पास आसपास जो दीवारें बनी हुई है, तो दीवारों के आसपास भी ये जो है ना, ये यहाँ पे ये बरामदा मिलेगा आपको। चारों तरफ इसका बरामदा होगा, और बीच में बावड़ी वगैरह सब कुछ होगी। तो ये मंदिर बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये देखो आप, ये इसकी भव्यता देखो। ये गोपुरम है बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे खासे और नक्काशीदार गोपुरम। एक ये दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, और ये चौथा है। अभी जस्ट जाके आया हूं मैं। ये तीसरा यहां से घुसा था मैं, ठीक है, ये यहां से घुसा था, और ये चौथा है। ये 4 गोपुरम है, ठीक है। 4 गेट हैं इसके मीनाक्षी टेम्पल के। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ठीक है। ये इस टाइप से आपको सारी चीज मिलेगी। अब देखो यहाँ पे पल्लव वंश से शुरू हो गए, चोल वंश, और चोल वंश के बाद ये आपकी अलग अलग शैलियां थी, अलग अलग छोटे छोटे राजाओं की। तो ये नायक शैली आ गई, ठीक है। और ये बारीक नक्काशी मिलेगी यहाँ पे, किस पर? गोपुरम पे भी मिलेगी, मंदिर में भी मिलेगी। बड़े बड़े गोपुरम है, अच्छे खासे बड़े गोपुरम। कितना ऊंचा गोपुरम है आप देख सकते हो, कितनी भव्यता है इसकी, और कितनी बारीक नक्काशी इनमें कर रखी है, ठीक है। इसमें ही हजारों मूर्ति यो का समावेश होगा इस गोपुरम में ही, ठीक है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसको, ठीक है। अभी विजिट करके आया हूं मैं। ये यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल बारीक नक्काशी के साथ हजारों मूर्तियां इसमें छोटी छोटी, बिल्कुल अच्छे से नक्काशीदार मूर्तियां मिल जाएगी, ठीक है, अलग अलग। और ये यहाँ पे एक भारी पत्थर रखा हुआ ऊपर, ठीक, ये वाला देखो यहाँ पे। अब उसके बाद ये बावड़ी है अंदर, ये बावड़ी ले गई। और यहाँ पे चारों तरफ जो है, वो चारों तरफ ये बरामदा टाइप, ये ढका हुआ है बरामदा, ठीक है। यहाँ से हम, ये इसने ऐसे प्रवेश किया था और मंदिर के अंदर, और यहाँ मंदिर है, यहाँ पे मंदिर रह गया, मीनाक्षी टेम्पल रह गया, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रह गई, ये देख सकते हो आप, ये वाला,
ठीक, ये एक ही मीनाक्षी मंदिर ही है, अलग अलग मैं आपको एंगल से बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक है, ये दो है, ये तीसरा है, तो इस टाइप से ये मीनाक्षी टेम्पल ही है। ठीक है, तो ये मीनाक्षी टेम्पल है, ये मीनाक्षी टेम्पल है, और ये वाला मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, तो ये अलग अलग एंगल से है सारे के सारे। उसके बाद वेसर शैली। ठीक है, तो मीनाक्षी टेम्पल में और कुछ छूट तो नहीं गया। देखो, एक आपका द्रविड़ के समान ही है, पर व्यापकता ज्यादा है, व्यापकता ज्यादा है। उसके बाद इस्लामिक प्रभाव है, बड़े बड़े गलियारे हैं भैया, और बरामदा, जो चारों तरफ बरामदा है तो वो भी ढका हुआ है बिल्कुल। और आपका गलियारा है तो गलियारा के चारों तरफ भी बिल्कुल, यहाँ पे भी गलियारा, आपको घर बर्गर के आसपास भी गलियारा मिलेगा। बड़े बड़े गोपुरम मिलेंगे, यहाँ बड़ा सा गेट। ठीक है, आपका अच्छा सा, और आपका यहाँ पे भी एक अच्छा सा गेट मिलेगा। तो यहाँ भी अच्छा सा चारों तरफ गेट मिलेंगे बड़े बड़े। उसके बाद बारीक नक्काशी मिलेगी आपको यहाँ पे, और इसका उदाहरण है आपका मीनाक्षी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, मदुरई के अंदर, जो मदुरई है तमिलनाडु के अंदर, और मदुरई के अंदर मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, और वो कहाँ रही है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक, समझ आया इतना सा। ठीक, इसमें कुछ छूटा नहीं है, और ये मंदिर भी बता दिया मैंने आराम से। ठीक है, ये मंदिर कितना भव्य है। उसके बाद आते हैं हम वेसर शैली पे। वेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ का मिक्सचर है, नागर और द्रविड़ का मिक्सचर जिसमें देखा गया है, तो वो है आपकी वेसर शैली। ठीक है, उसके बाद आपकी ये वेसर शैली हो गई। उसके बाद वेसर शैली में जो है, वो वेसर शैली में शुरुआत हुई तो वो कहां से, बादामी और चालुक्य। तो इसमें वेसर शैली में बहुत सारे राजवंश जो है, वो वेसर शैली में इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण किया। तो सबसे पहले बादामी और चालुक्य, जो कल्याणी के चालुक्य थे, वो चालुक्य है ना, कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद राष्ट्रकूट, जो 7वीं से 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट, जिसमें कैलाश मंदिर आपको एलोरा में देखने को मिलता है। उसके बाद होयसाल, तो इनकी एक अलग शैली भी है होयसाल की। ठीक है, जो वेसर शैली के अंदर ही आती है ये होयसाल शैली। ठीक है, जिसमें हेले बीडू में मंदिर बने हुए हैं। तो ये बता दूं मैं आपको पहले। ठीक, तो ये कैलाश मंदिर है एलोरा का, ये कैलाश मंदिर। ठीक है, और बिल्कुल पत्थर काट के बनाया हुआ है यहाँ पे अच्छे से। ठीक, इस पूरी की पूरी गुफानुमा को काट के ये मंदिर बनाया हुआ पूरा कैलाश मंदिर। ये साइड का व्यू है, ये साइड का व्यू है, और ये पूरा सामने से व्यू ले रखा है पूरा पूरा। ठीक, ये सामने से कि यहाँ से दरवाजा है घुसने का। ठीक है, और यहाँ से ये एक गोपुरम टाइप बना हुआ गेट, और इसके अंदर जाके मंदिर के अंदर दर्शन करो आप। ठीक है, तो ये वाली, तो ये कैलाश मंदिर आपका एलोरा का। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देखो, तो विमान और मंडपम में थोड़ा महत्व ज्यादा होने लगा। विमान और मंडपम में थोड़ा, ये विमान और मंडपम को साज सज्जा और नक्काशी में ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, ज्यादा महत्व देने लगे। ठीक है, विमान और मंडप। तो मंडप कहाँ होता है, ये रह गया, और विमान कहाँ रह गया, ये रह गया। ठीक है, और यहाँ ये इस टाइप से ये एक कैपस्टोन रखते थे। ठीक, ये गर्भगृह। ठीक, तो इस पे ये छत पे अच्छे से नक्काशी करते थे छत पे। उसके बाद ये दरवाजे पे अच्छे से नक्काशी होती थी यहाँ दरवाजे पे। ठीक, उसके बाद छत पे होती थी, खंभों पे, यहाँ खंभे होते थे तो खंभों पे भी अच्छी नक्काशी होती थी। तो ये नक्काशी था, तो बारीक नक्काशी ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, खंभों पे मिलेगी, दरवाजों में मिलेगी, और छत पे मिलेगी। और प्रदक्षिणा पथ जो है वो खुली प्रदक्षिणा पथ होती थी। ठीक, खुली प्रदक्षिणा पथ। और राजवंश कौन से आए, जिसमें वेसर शैली जो है, कर्नाटक की वेसर शैली, जो नागर और द्रविड़ की मिक्स शैली है, उसका विकास हुआ। तो कौन कौन से राजवंश है, तो बाजामी एंड चालुक्य। चालुक्य कौन से थे, तो कल्याणी के चालुक्य। और उसके बाद राष्ट्रकूट, तो ये 7वीं शताब्दी के में, ये 7वीं से 9वीं शताब्दी राष्ट्रकूट। और ये होयसाल जो 10वीं से 13वीं शताब्दी, तो ये होयसाल शैली अलग ही है। पहले बिडू वगैरह मंदिर जो बने हुए हैं ना, वो, तो वो भी मंदिर बताता हूँ। होयसाल शैली जो है, थोड़ा सा मैंने अलग से यहाँ पे आपको डिटेल दे दिया है कि बेलूर और हेलेबीडू में और श्रृंगेरी में, इनकी 3 जगह इनकी शैलियां दिखती है। उसमें स्तंभों वाले केंद्रीय हाल होते हैं, चारों ओर मंदिर होते हैं उसके केंद्रीय हाल। इस टाइप से ये बना हुआ था स्टार नुमा। ठीक है, ये 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 इस टाइप से बना हुआ होता है स्टार नुमा। तो ये स्टार नुमा सारी की सारी चीजें हैं ये। ठीक, तो इस टाइप से स्टार नुमा बना होता है।
ठीक, ये मंदिर, उनके चारों ओर जो है वो मंदिर बने होते हैं। ठीक, तो ये स्तंभों वाले केंद्रीय हाल और उनके चारों ओर मंदिर बने हुए होते हैं। तो ये स्टार नुमा तारामय दिखता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, तारामय। और बता भी दूं मैं, ठीक है, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का। ठीक है, जो बेलूर के मंदिर हैं, ये हेलेबीडू के मंदिर हैं आपके। ठीक है, तो इनके चारों ओर ये मंदिर बने हुए हैं आसपास, ठीक, चारों तरफ। तो ये स्टार नुमा दिख रहा है पूरा पूरा। ठीक, उसके बाद नक्काशी जो है इसमें बहुत बारीक नक्काशी की हुई है। ठीक है, और मुलायम बलुआ पत्थर से पूरे पूरे मंदिर निर्मित है आपके। उसके बाद जो मूर्ति का अलंकरण पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है, और ये मंच जागती पर बनते थे। ये जो है आपके जागती, ये मंच रह गया बिल्कुल, ये पूरा पूरा ये मंच, ये ऊपर बने हुए, मतलब एक आपका चबूतरा टाइप बना हुआ और चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, एक आपका बेस बना हुआ है और उस बेस के ऊपर मंदिर बना रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ जागती या यहाँ पे आपके मंच होता था। ठीक है, किसमें, आपके होयसाल जो है, और वो कब थी, तो 10वीं से आपकी 13वीं 12वीं 13वीं शताब्दी तक, है ना, ये चीजें। तो आपको पूरा का पूरा मंदिर स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया। उसके बाद विजयनगर शैली, तो विजयनगर शैली भी समझते हैं हम। ठीक है, विजयनगर शैली में ये आप विट्ठल स्वामी का मंदिर देख रहे हो, हम्पी का, ये हम्पी में। ठीक है, ये हम्पी का। उसके बाद यही मंदिर है पूरा पूरा, ये विट्ठल स्वामी का। ये रथ है दिख रहा आपको, ये वाला रथ, ये वाला रथ जो है वो रथ यहाँ दिख रहा है बिल्कुल, ये साइड से व्यू ले रखा है बिल्कुल। और ये है आपका मंदिर, ये वाला मंदिर है, ये वाला मंदिर, ये वाला मंदिर, ये वाला मंदिर, ये है ना, ये पिलर, ये पिलर है, ये म्यूजिकल पिलर है, म्यूजिकल, इनमें इनको बजाते हैं तो इनमें अलग अलग आवाज आती है सब में। ठीक है, तो ये, उसके बाद ये रथ रह गया आपका साइड में, यहाँ पे रथ रह गया है, रथनुमा ये आकृति यहाँ पे एक ही पत्थर की बनी हुई है पूरी की पूरी, ये एक ही पत्थर से रथ इन्होंने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। ठीक, तो ये देखो आपका क्या क्या चीजें हैं। तो विजयनगर, तो 13वीं से 15वीं शताब्दी तक विजयनगर, और इसमें हिंद और इस्लामी शैली दोनों दिखती है, धर्मनिरपेक्षता की झलक दिखती है आपको। ठीक है, किस किस की झलक दिखेगी, तो हिंदू प्लस इस्लामी दोनों का समावेश दिखेगा, धर्मनिरपेक्षता की झलक दिखेगी आपको, और अत्यधिक अलंकृत दीवारें होती हैं, और सभी दिशा में गोपुरम। जैसे सभी दिशा में गोपुरम कहाँ दिखे आपको, तो वो नायक शैली में दिखे आपको मदुरई के अंदर। ठीक है, कि चारों तरफ उसी प्रकार से यहाँ भी सभी दिशाओं में गोपुरम होते थे। ठीक है, सभी दिशाओं में गेट। उसके बाद एक ही पत्थर यूज करके ये सारी चीज बनाई गई थी। जैसे रथ देख रहे हो आप, तो पूरा एक पत्थर का बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है वो एक पत्थर का बना हुआ है, ये पूरा रथ एक पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, ये एक पत्थर का बना हुआ है। तो ये यहाँ पे आपकी सारी चीज खत्म हुई। अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, कि हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, वो सारी चीजें देखो। ये तो सेम टू सेम जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया था मैंने, तो एक बार और बता दूंगा मैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, विवेचना कीजिए। तो ये पूरा पूरा मैंने क्वेश्चन आपको और पूरा इसका आंसर बता दिया, शुरुआत में ही बता दिया मैंने। ठीक है, इसका इंट्रो है ये, फिर इसकी मेन बॉडी शुरुआत हो गई, फिर मैंने एक अच्छा सा मैप बना रखा है यहाँ पे। उसके बाद आप मंदिर भी बना सकते हो, कि मंदिर बना सकते हो, ये सारी चीज आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत चांस है करने के। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से नंबर मिलेंगे। उसके बाद मैंने हर एक चीज को यहाँ अच्छे से बता रखा है। ठीक, तो ये और सेम टू सेम आपका क्वेश्चन होगा, ये वाला कौन सा, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक, कि भैया इसमें चोल राजवंश द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका जो है, तो बतानी आपको, तो ये बता सकते हो आराम से। ठीक है, तो आपको ज्यादा अंतर नहीं है उस पीवाईक्यू के, एक बेस पे आप इसका एक अच्छा सा आंसर तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखो। तो मंदिर स्थापत्य की 3 मंदिर शैलियां यथा नागर शैली मैंने बताई है अच्छे से, नागर शैली, द्रविड़ शैली मैंने बताई है, द्रविड़ शैली, वेसर शैली बताई है मैंने, कि दोनों द्रविड़ और नागर दोनों का मिक्सचर जो है
वो यहाँ पे, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन पर प्रकाश डालना है। आप आराम से अब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये इंट्रो दे रखा है, यहाँ पे इंट्रो दे रखा क्या, कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से भारत के उत्तर दक्षिण भागों में भिन्न भिन्न 3 शैलियों का निर्माण हुआ, और वो हुआ इसी प्रकार हिंदू धर्म की नागर शैली, द्रविड़, वो दोनों का मिक्सचर वैसे शैलियों को देखा गया, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मैंने एक इंट्रो दे रखा है यहाँ पे। और अब आपको करना है बॉडी। अब बॉडी, तो बॉडी कैसे बनेगी, ये बॉडी, ये आपको डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना देना है, ठीक है। और मैप विद इन आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर पूरा 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 मैप बना देना है, ठीक है। कि मैप आप बनाओगे तो मैप जैसे मैं बनाता हूं, तो ये ये तो इस टाइप का आपको मैप बना देना है। और मैप में ये ये शैलियां ऐसे बांट सकते हो आप, ठीक है। ये नागर शैली, ये जैसे थोड़ा सा नीचे ले जाए उसको, तो ये कहाँ चला गया भाई, ये ठीक। तो ये वाला, और ये वाली, और ये वाली जो है आपकी नागर शैली हो जाएगी, ये वेसर शैली हो जाएगी, दोनों का मिक्सचर हो, या दक्षिण में आपकी द्रविड़ शैली हो जाएगी। तो इस टाइप से मैप बना सकते हो आराम से आप। नागर शैली को आप डिस्क्राइब करो, तुलनात्मक अध्ययन करना है वेसर शैली का, द्रविड़ शैली का। जो नागर शैली और वेसर शैली में नहीं है, वो द्रविड़ शैली में ऐसा क्या है, जैसे द्रविड़ शैली में, जैसे एक अंतर मैं अगर बता दूं यहाँ पे, तो नागर शैली के अंदर क्या है, नागर शैली के अंदर आप अगर मंदिर बनाते हो, तो यहाँ पे एक छोटा शिखर दिखेगा मंडपम के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, फिर बड़ा, और फिर गर्भ, तो ये एक पहाड़ी नुमा संरचना हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ऐसे का, और यहाँ पे बड़े बड़े इन 4 दीवारियों के आसपास और बड़े बड़े गोपुरम दिखेंगे। तो ये सारी चीज आप बता सकते हो अच्छे से, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर जो है, तो मिक्सचर में क्या क्या है वेसर शैली के अंदर, वो चीज आपको बतानी है, और एक अच्छा सा निष्कर्ष दे देना है, ठीक। एक अच्छा सा आपको निष्कर्ष दे देना है। उसी प्रकार से जैसे चोल स्थापत्य कला का प्रकाश डालिए, चोल स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए, तो सबसे पहले इस पे प्रकाश डालना है चोल स्थापत्य कला पर। उसके बाद इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बताने। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखो आप सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि भैया मूर्तिकला की सुंदरता कैसी है, वहां पे मूर्तिकला में नृत्य जी की मुद्रा जो है नटराजन में, बहुत ही अद्भुत नृत्य की मुद्रा है, नटराजन की विशेषता बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद तमिल साहित्य में उदाहरण जैसे कंबनकृत रामायण है, कन्नड़ और तेलुगु साहित्य फन पे तो उस वक्त वो दे सकते हो। उसमें त्रिरत्न थे, पांपा, पोना और रत्ना। और दक्षिण भारत जो है, वो जो चोल शासन काल में दक्षिण भारत जो है वो चरमोत्कर्ष का काल था। ऐसा कंक्लूजन आप देके और आंसर को एंड कर सकते हो। तो ये एक अच्छा आंसर फ्रेम होगा। और आप इस मैप को जरूर बनाइएगा। मैप नहीं बना, इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर अधूरा रह गया, ठीक है। आपको बिल्कुल नंबर जो है वो बिल्कुल ऐसे मिलने वाला है, फिर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। आपको अगर 10 नंबर में से आपको 6 नंबर या 7 नंबर, 7 नंबर तो नहीं मिलते हैं, पर फिर भी 5 6 6 नंबर अगर लेने हैं, तो ऐसा मैप होना चाहिए, और ऐसा स्ट्रक्चर वे में आंसर होना चाहिए बिल्कुल आपका। इसमें फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो, मैप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ये सारी चीज जो है इसमें आराम से बन सकती है, ठीक। तो इस टाइप से, तो आज के लिए इतना ही। और मैंने आपको नागर, द्रविड़ और नागर द्रविड़ की जो उप शैलियां है, सारी की सारी शैलियों की विशेषता बता दी, और उनके शॉर्ट नोट आपको सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।